हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये पार्ट 4 वीडियो होगा। कल के वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में, तो आज हम इस वीडियो में न्यूट्रल पॉइंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। उसके बाद हम बातचीत करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कल जो मैंने चीज़ें पढ़ाया था उसको एक बार रिपीट करते हैं ताकि हमें सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि कल हमने बताया था कि आपको यदि न्यूट्रल पॉइंट निकालना है अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपसे सवाल में पूछेगा कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वहीं पे उसे ही उदासीन बिंदु कहते हैं। तो कल हमने बातचीत आपसे किया था कि मान लीजिए दो चार्जेज आपके पास हैं Q1 और Q2 और ये दोनों सजातीय आवेश हैं। तो इस केस में न्यूट्रल पॉइंट जो था इनको मिलाने वाली रेखा पर ही था और कम परिमाण वाले चार्ज की तरफ था। यानी केसेज उसमें था कि Q1 यदि लेस देन Q2 होगा और दोनों चार्ज सेम प्रकृति के होंगे तो उदासीन बिंदु जो होगा उनको मिलाने वाली रेखा पर ही होगा, लेकिन कम परिमाण की ओर होगा, क्योंकि प्लस Q1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपको पता है धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर होगी। तो लेट सपोज इसको E1 मान लेते हैं, ये प्लस है, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे इससे दूर होगी। यदि बी पॉइंट्स को पर स्थित जो चार्ज है प्लस Q2, इसके वजह से हम पूछेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 8.n पर, तो ये भी इससे दूर होगा, यानी इसका डायरेक्शन होगा इधर E2 पर। इसको E2 मान लेते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए जो शर्त थी वो पूरा का पूरा फुलफिल हो रहा है कि उस बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आनी चाहिए, 0, अर्थात परिमाण में तो इक्वल आने चाहिए दोनों के दोनों और दिशाएं विपरीत होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि E1 और E2 जो हैं वो डायरेक्शन में विपरीत हैं और इनकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपस में इक्वल होगा यदि यहाँ से डिस्टेंस R1 मानते हैं और ये डिस्टेंस R2 मानते हैं। ठीक है, तो उस केस में डायरेक्शन अपोजिट है इनके। कल हमने इसके बारे में बातचीत किया था। और दूसरा पॉइंट हमने ये बताया था कि यदि आपके पास अनलाइक चार्ज हों अर्थात असमान आवेश हों, असमान प्रकृति के आवेश हों, उस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कहाँ पर स्थित होगा। तो सपोज ये A और B दो कोई पॉइंट्स हैं, A पर मान लीजिए प्लस Q1 चार्ज है और B पर प्लस Q2 चार्ज है। और यदि विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि जो Q1 होगा वो बड़ा होगा Q2 से। Q1 बड़ा है किससे, Q2 से, या यूँ कह लीजिए कि Q2 छोटा है Q1 से। ठीक है, तो जब दो विपरीत प्रकृति के, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश आपके पास दिए गए होंगे तो उस केस में न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ही होता है, लेकिन इनके बाहर होता है, इनके बीच में नहीं होता है, दोनों के बाहर होता है। बाहर किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में। तो डिपेंडेंसी होगी कि जो चार्ज कम मैग्नीट्यूड का होगा उधर ही उधर ही न्यूट्रल पॉइंट आपका सिचुएटेड होगा। तो हमने यहाँ पे माना है कि Q1 बड़ा है Q2 से, तो Q1 की तरफ तो होगा नहीं क्योंकि Q1 का परिमाण तो ज़्यादा है Q2 से। तो न्यूट्रल पॉइंट किधर होगा, कम परिमाण वाले चार्ज की तरफ। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट इधर होगा Q2 की तरफ, है ना। कल इन दो चीज़ों के बारे में हमने बातचीत किया था। आज इसी दोनों बातों पे हम आधारित एक सवाल करेंगे। तो वो सवाल क्या होगा, क्वेश्चन लिखते हैं। ये बात हमने कल आपको बता दिया था। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक सवाल देख लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। 4 माइक्रोकूलम, यहाँ एक सवाल बनाते हैं, 4 माइक्रोकूलम एवं 9 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम एवं 9 माइक्रोकूलम के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, 5 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो उदासीन बिंदु, तो या ऐसे कह सकते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर शून्य होगी, या कहाँ पे शून्य होगी, वो आपसे ये पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ने से पहले
या पढ़ने के बाद हम डाटा कलेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे अपने से इसका फिगर ड्रा करना। ठीक है, फिगर बनाने के बाद ही हमें पता लग पाएगा कि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर अंदर की तरफ होगा या इनके बीच में होगा या इनके बाहर कहीं सिचुएटेड होगा। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए हम आपको फिगर बनाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि यदि लाइक चार्जेज होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट उनको मिलाने वाली रेखा के अंदर ही होगा, और अनलाइक चार्जेज होंगे तो डिपेंडेंसी होगी कि जिधर कम परिमाण का चार्जेज होगा न्यूट्रल पॉइंट बाहर होगा और कम परिमाण वाले चार्ज की तरफ होगा। इसका सोल्यूशन हम ऊपर आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो चार्जेज आपके पास दिए गए हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे पता नहीं लग रहा है, तो भाई कुछ नहीं लिखा है तो इसको प्लस ही मानेंगे। ठीक है, जब चार्ज के पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस ही मानते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि 4 के पहले कुछ नहीं लिखा है तो कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, कोई भी गिनती है जैसे 3 लिखा है इसके पहले कौन सा चिन्ह है, तो प्लस है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो दो चार्जेस दिए गए हैं वो ए और बी पॉइंट्स पे रखे हैं। पहले वाले पॉइंट्स पे 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है और दूसरे वाले पॉइंट पे 9 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, अब हम आपसे पूछेंगे कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, तो आप पहले केस याद करोगे कि सर जो आवेश दिए गए हैं वो समान प्रकृति के हैं या विपरीत है। तो जब आप समान प्रकृति के हैं, अच्छा जब समान प्रकृति के होंगे तो उदासीन बिंदु इनके भीतर ही होगा। अब भीतर होगा तो कहाँ होगा, तो कम परिमाण वाले चार्ज की तरफ होगा। 4 माइक्रोकूलम का जो है वो 9 माइक्रोकूलम के चार्ज से छोटा है। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, इधर ही कहीं होगा, 4 माइक्रोकूलम के ही चार्ज की तरफ। इनके बीच की डिस्टेंसेस आपको सवाल में पहले ही दे रखा है 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है ए और बी के बीच का, वो है 5 मीटर। ए और बी के बीच की जो टोटल डिस्टेंसेस है वो 5 मीटर है। अब हम आपसे पूछेंगे कि ए से एन तक की जो डिस्टेंस है, ए से एन तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो पता नहीं है तो आप मान लीजिए एक्स मीटर होगा। ए से एन तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या मान लीजिए, एक्स मीटर मान लीजिए। तो हम कहेंगे कि एन से बी तक की डिस्टेंस बताइए, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास पहले से 5 मीटर है। कितनी है, 5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की यदि x मीटर है तो n से b तक की कितनी हो जाएगी, 5 माइनस x मीटर, 5 माइनस x मीटर। अच्छा, कुछ बच्चों को शंका रहती है कि सर ये 5 माइनस x क्यों कर रहे हैं, x माइनस 5 ही क्यों नहीं कर दिए। तो देखो बेटा, यदि x माइनस 5 हम यहाँ करते हैं और इसको x को जब इसमें जोड़ते हैं तो जोड़ने पर हमारा टोटल जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर आना चाहिए। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तब तो ये 2x माइनस 5 आ जाएगा, और टोटल जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच की वो तो 2x माइनस 5 नहीं है, वो तो 5 ही है ना। तो यदि इसी वजह से हम यहाँ पे x माइनस 5 नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, 5 माइनस एक्स। क्यों, जब 5 माइनस एक्स को x में ऐड करोगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने डिस्टेंसेस तो सपोज कर लिया कि ए से जो न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस होगा वो ए से x मीटर की दूरी पर होगा और बी से 5 माइनस x मीटर की दूरी पर होगा। अब कहेंगे वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस बिंदु पर आपको पहले डायरेक्शन आप दिखा लीजिए। प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर होती है। यानी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यदि E1 सपोज करें तो इसका वैल्यू इससे दूर होगा। और बी पर जो 9 माइक्रोकूलम का चार्ज है इसके वजह से एन पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये भी धन है, तो धन के कारण का होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर होती है, यानी इसको E2 कह सकते हैं। अब डायरेक्शन अपोजिट है, आप देख पा रहे हैं। यदि डायरेक्शन अपोजिट है तो मैंने कल फार्मूले आपको दिए थे, Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, Q1 पहले वाले चार्ज से डिस्टेंस है, यदि इसको आप Q1 मान रहे हो, इसको Q2 मान रहे हो, तो यहीं से ये R1 होगा और ये वाली दूरी R2 होगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखते हैं, Q1 का वैल्यू कितना दिया, 4 माइक्रोकूलम, और Q2 का कितना दिया, 9 माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रोकूलम को यदि हम बदलेंगे भी ना कूलम में तो 10 पे घाते माइनस 6 यहाँ भी आएगा, 10 पे घाते माइनस 6 यहाँ भी आएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो 10 टू पावर माइनस 6 लिखने का कोई मतलब है नहीं, वो कट ही जाएगा। तो डायरेक्ट हम 4/9 ही लिखते हैं। लेकिन अदर सवालों में आपको माइक्रोकूलम को कूलम में बदलना ही पड़ेगा। फिलहाल हम बदल ही देते हैं। अच्छा, 10 पे माइनस 6 आ जाएगा और यहाँ भी 10 माइनस 6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से R1 पूछेंगे तो R1 कितनी दूरी पर है, तो Q1 से इसको Q1 मान रहे हैं तो ये वाली दूरी R1 होगी आपकी, तो ये x हो जाएगा। और R2 कितना है, तो 5 माइनस एक्स है। इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर। इस पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 6 से 10 टू दी पावर माइनस 6 कैंसिल आउट होगा। ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो स्क्वायर रूट लगा देगा, यानी √4/9 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा x/5 माइनस एक्स। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 2/3, 2/3। ठीक है, प्लस वाला साइन लेंगे, माइनस साइन कंसीडर नहीं करते हैं, उसको हटा देंगे। तो 2/3 ले लेंगे, x/5 माइनस एक्स आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो इधर करते हैं, यह आ जाएगा 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x।
2x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में तो आ जाएगा 10 = 5x। 5 से 10 को कैंसिल कराएंगे तो x = 2 मीटर आ जाएगा। यानी जो आपसे पूछा था कि वो जो उदासीन बिंदु होगा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर शून्य होगी, तो आपका जवाब होगा 4 माइक्रोकूलम के आवेश से 2 मीटर की दूरी पर। 4 माइक्रोकूलम के आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, और यदि 9 माइक्रोकूलम के आवेश से पूछा जाएगा तो 3 मीटर की दूरी पर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि न्यूट्रल पॉइंट किसके ज़्यादा पास है, तो कम वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड के ही पास में आ रहा है न्यूट्रल पॉइंट। इसी वजह से ये लिखाया जाता है कि जब दो सजातीय प्रकृति के चार्जेज आपके पास होते हैं तो उस केस में जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उनको मिलाने वाली रेखा पर ही होता है, लेकिन कम परिमाण वाले चार्ज की ओर होता है। तो यहाँ से एग्जैक्ट ये कंफर्म हो गया कि जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो कम परिमाण वाले चार्ज की तरफ ही सिचुएटेड होगा। तो यही आपका क्या होगा आंसर। यदि सवाल में वो पूछता कि नहीं 9 माइक्रोकूलम से डिस्टेंस बताइए तो आपका जवाब क्या होगा 3 आ जाएगा। तो आप आंसर क्या देंगे, आंसर में आप देंगे कि +4 माइक्रोकूलम के आवेश से 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो चीज़ों को अच्छे से आप नोट्स वगैरह बना के उसको कंप्लीट करिए नोट्स को अपना। हम आपको रोज़ाना वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, जो भी डाउट हो, समस्या हो, आप कमेंट में मेंशन करिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए आगे हेडिंग डालते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, कहते किसको हैं, तो सिंपल द्विध्रुव का मतलब है 2 ध्रुव होंगे। 2 ध्रुव मतलब यानी प्लस माइनस, और क्या 2 ध्रुव कौन कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तीसरा तो कोई पोल होता ही नहीं है, हाँ। तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होगा, पहले इसको एग्जांपल से आप समझो। ऐसे मानो, समझो, यदि ये कोई डाइपोल है, एक प्लस क्यू या माइनस क्यू का और एक प्लस क्यू का, सपोज इस डाइपोल का नाम यदि हम ए भी देते हैं, तो ये वाली जो लाइनिंग होगी, ये लाइनिंग, इस लाइनिंग को क्या कहते हैं, इस लाइनिंग को जो डॉटेड है, जो दोनों चार्जेस को मिला रही है, इसको कहते हैं द्विध्रुव का अक्ष। इसको क्या कहते हैं, द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। ठीक है, और ये वाली जो लाइनिंग होती है, ये वाली जो लाइनिंग होती है, इस वाली लाइनिंग को जो ऊपर की तरफ है वर्टिकल, इसको कहते हैं द्विध्रुव का निरक्ष। अक्ष और निरक्ष एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ। जो डाइपोल आपके पास होता है, इसकी टोटल जो डिस्टेंसेज होती है उसको 2l मानते हैं। 2l इसलिए मानते हैं ताकि कैलकुलेशन पर्पस से जो आगे की गणनाएं होती हैं वो काफ़ी जटिल ना होके आसान हो जाए। नहीं तो आप कहोगे सर 2l क्यों, l भी तो मान सकते हैं। हाँ, यदि हम डाइपोल की जो डिस्टेंस होगी उसको यदि l मानेंगे तो जब इसका निगमन करेंगे अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डाइपोल के कारण, तो वहाँ पे जो डिराइवेशन होगा वो काफ़ी टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसी वजह से जो डाइपोल के बीच की डिस्टेंसेस मानते हैं, अल्पतम दूरी जिसको कहते हैं, वो 2l मानते हैं। ठीक है, l नहीं। तो ये आपका जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है सामने आपका द्विध्रुव का अक्ष। द्विध्रुव का अक्ष, और इसको कहते हैं निरक्ष, द्विध्रुव का निरक्ष। और ये जो 2l आपको दिखाई दे रहा है, ये है द्विध्रुव की लंबाई। द्विध्रुव की लंबाई। तो जो द्विध्रुव होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो डाइपोल होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अभी आगे हम जस्ट पढ़ेंगे, उसकी जो दिशा होती है वो -q से +q की तरफ होती है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसको हम P से इंडिकेट करते हैं, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, -q चार्ज से +q चार्ज की ओर। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव को कैसे परिभाषित करेंगे उसको समझिए। इसमें जो जो चीज़ें हमने लिखा है इसी बेस पर हम इसे डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा निकाय
वैद्युत द्विध्रुव को कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा निकाय जिसमें दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसा निकाय जिसमें दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इधर डेफिनेशन लिख देते हैं। यहाँ पे ये द्विध्रुव की लंबाई जो 2L है इसे हम इधर कहीं दिखा देते हैं। आप फिगर भी ड्रा कर लीजिएगा, द्विध्रुव की लंबाई है, ठीक है। लिखिएगा, एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति, जिसमें ऐसे ही लिख लीजिए, जिसमें विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी यानी लेस्ट डिस्टेंस, अल्पतम दूरी 2L लिख लेंगे ब्रैकेट में, पर स्थित होते हैं, अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कहेंगे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूज क्या है? तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल उन यौगिकों का बनाया जा सकता है जो आयनों में आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। जैसे यदि हम कहें आपको NaCl एक आपके पास कंपाउंड है जिसको साधारण नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड है। इसको यदि हम ब्रेक करें तो आसानी से Na++Cl- में क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। इसे जब ब्रेक करेंगे आसानी से यदि इसे तोड़ेंगे तो ये Na++Cl- में क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो कहा जाएगा कि क्या NaCl का इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया जा सकता है? जवाब होगा हाँ, ये एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस और माइनस में ब्रेक हो जा रहा है तो इसका डाइपोल बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि H2SO4 है, क्या इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो सकता है? तो इसका भी हो सकता है। H++HSO4 माइनस होता है तो इसका भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया जा सकता है। यानी जो आयनों में ब्रेक हो जाते हैं, जो यौगिक आयनों में ब्रेक हो जाएंगे, उन्हीं का आप सिंपल तरीके से उनका डाइपोल बना सकते हो, क्योंकि जब तक प्लस और माइनस दोनों नहीं होंगे तब तक डाइपोल बनेगा नहीं, और यदि प्लस माइनस नहीं होंगे तो उसका डाइपोल नहीं बन पाएगा। तो इन सब का डाइपोल आसानी से बनाया जा सकता है। NaCl हो गया, H2SO4 हो गए, ऐसे बहुत से कंपाउंड हैं जिनका डाइपोल आसानी से बनाया जा सकता है। आई होप कि वैद्युत द्विध्रुव को आप समझ पाए होंगे। इसके बारे में कुछ बातें हैं, उसे हम नोट करके लिखते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, नोट करके कुछ बातें लिखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। पॉइंट नंबर 1 करिएगा, लिखिएगा, ऋण आवेश तथा धन आवेश को मिलाने वाली ऋण आवेश तथा धन आवेश को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। अक्ष कहते हैं एवं उनके बीच की दूरी, उनके बीच की अल्पतम दूरी को द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। ठीक है।
तो ऋण आवेश तथा धन आवेश, यहाँ फिगर में आप देख पा रहे हैं कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको द्विध्रुव की क्या कहते हैं, अक्ष। ठीक है। इसके बाद यदि बात करें कि क्या सर जो डाइपोल बनेगा उस डाइपोल का नेट चार्ज यदि हमसे पूछा जाए क्या होगा, तो आप खुद ही सोच के बता सकते हैं कि जो डाइपोल होगा उस डाइपोल का नेट चार्ज सदैव शून्य होगा, क्योंकि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो इस डाइपोल का नेट चार्ज का होगा 0। तो अगली पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखेगा, इसको इरेज कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखेगा कि द्विध्रुव का नेट आवेश, द्विध्रुव का नेट आवेश शून्य होता है। द्विध्रुव का नेट आवेश शून्य होता है। अगली पॉइंट यदि बात करें इस डाइपोल के बारे में, तो ये अगली पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि जो डाइपोल होता है वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसमें जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी जो दिशा होती है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो इस बात को, अगले पॉइंट को यहीं पे हम लिख लेते हैं। दिशा के बारे में हम जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे वहाँ पे बातचीत कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट कुछ और ही लिख लेते हैं। जैसे यदि हम आपको इस फिगर को देख के या आपसे ये पूछें कि इस फिगर को आप देखो और इस फिगर को देख के हमें बताओ कि क्या जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है वो तो 0 होता है, लेकिन क्या किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा या नहीं? सोचो। तो आप कहोगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू के कारण किसी भी पॉइंट्स पर यदि आपके पास निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के चार्जेस हैं और यदि आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर पूछा जाए, तो आप ये कहेंगे कि सर यदि ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज की वजह से, निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज की वजह से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इसी की तरफ होगा। सपोज यदि आप इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करना चाह रहे हैं तो ए पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो तो इसी तरफ होगी, इसकी तरफ होगी। और यदि आपसे पूछा जाए कि ए पॉइंट्स पर जो प्लस क्यू चार्ज है उसके वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, तो आप कहेंगे सर धन आवेश है तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर होगी। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यदि माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको यदि E1 माने और प्लस क्यू के कारण यदि E2 माने, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आ रही है बल्कि वो क्या आ रही है, ऐड हो जा रही है। दोनों क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो इसीलिए कहा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव का जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसका नेट वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है उसका रीज़न हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है। तो इस बात को हम आगे लिखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का नेट, वैद्युत द्विध्रुव का नेट वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से है। ठीक है। शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। अब आगे हम लोग हेडिंग लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिखिएगा हेडिंग आगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है सुनिए। तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रा करते हैं, है ना। एक चित्र बनाते हैं। चित्र वैसा ही होगा जैसा अभी मैंने बनाया था। लेट सपोज ये मिड पॉइंट है, द्विध्रुव का ये मध्य बिंदु है ओ। ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्जेज है। और द्विध्रुव की जो टोटल लेंथेज होती है वो आपको पता है 2L मानते हैं। कितना मानते हैं? 2L।
और यदि O इस डाइपोल का, जिसका नाम मान लीजिए AB दे देते हैं, इसका यदि मिड पॉइंट है तो हम आपसे ये दूरी पूछेंगे कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये वाली डिस्टेंस L होगी। कितनी होगी? L। तो इधर भी कितना होगा? L ही होगा। कितना होगा? L। ओके। अब इसमें द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं? तो जवाब है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? P से। तो हम आपसे पूछेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण राशि कैसी है? तो जवाब होगा वेक्टर राशि है। तो उसकी दिशा किधर होगी? तो जवाब होगा -q चार्ज से +q चार्ज की ओर। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को? तो किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा उसको कैसे डिफाइन करेंगे? सुनो, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो दो आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण, दो आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण एवं उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कहेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है मेरे भाई, वो किसी भी पिंड का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो दो आवेशों में से, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण एवं इनके बीच की जो अल्पतम दूरी है उसके गुणनफल के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा लिखने से पहले कुछ बातें इसमें लिखते हैं। सबसे पहले लिखेगा पॉइंट नंबर 1 करके, इसे P से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? P से दर्शाते हैं या दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। पॉइंट नंबर 2 में यदि इसका बातचीत करें तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं। वेक्टर P = होता है Q × 2L, Q × 2L। ये इसका फार्मूला है, वेक्टर P = Q × 2L। थर्ड पॉइंट में हम बातचीत करेंगे इसकी डिफिनीसन की। तो कैसे बनाएंगे परिभाषा? यहाँ पे तो मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो आवेशों में से, दो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो विपरीत आवेशों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो विपरीत प्रकृति के आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण, आवेश के परिमाण एवं उनके बीच की अल्पतम दूरी कोष्टक में लिख लेंगे 2L के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो विपरीत प्रकृति के आवेशों में से या दो आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, दो आवेशों, इसको हटा सकते हैं, दो आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण एवं उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। इसकी डायरेक्शन किधर होती है, दिशा किधर होती है? तो नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 4 में यहाँ लिख लेते हैं कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। और यदि सदिश राशि है तो पक्का इसमें दिशा भी होगा परिमाण के साथ साथ। तो लिखेंगे यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -q से
प्लस क्यू की ओर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। ठीक है, यदि आपसे इसका बीमा पूछा जाए, इसका डायमेंशन पूछा जाए कि सर इसका बीमी सूत्र क्या होगा, तो आवेश का बीमा 80 होता है, लंबाई का जो बीमा होता है वो L होता है। तो इसका बीमा का हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट में इस बात को लिख लेंगे, इसकी बीमा क्या होगा, LAT। 2 अंक है, अंकों की कोई बीमा नहीं होती इसलिए 2 को हटा देंगे, तो इसकी बीमा आप लिख लेंगे LAT। ठीक है, होती है। तो ये था कुछ बातें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, क्या होता है, क्या इसकी डिफिनीसन है, कैसे इसको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल के दौरान। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे और डिफिनीसन इसकी अब बना पाएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2 आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण एवं उनके बीच की अल्पतम दूरी 2L के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसमें कुछ बातें करेंगे न्यूमेरिकल पर्पज़ के आधार पे कि सवाल कैसे आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ नोट आपको देते हैं, उसे आप लिखिएगा। नोट में चीज़ों को थोड़ा कलेक्ट करिएगा जिस पे आसानी से सवाल लगा सकें ना। तो एक मैं फिगर बना रहा हूँ जिसके आधार पर यदि किसी पॉइंट पर आपसे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा जाएगा तो कैसे बताएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए ये O पॉइंट है कोई, और इस डायरेक्शन में एक डाइपोल हमारे पास दिया गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो किधर है, तो उसको मैं पहले यहाँ पे चिन्ह दिखा देता हूँ आवेशों का। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। ठीक है, तो लेट सपोज इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा उसकी जो दिशा होगी वो इधर होगी, माइनस से प्लस की ओर, यानी लाइक दिस। ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं AB। इस डाइपोल का क्या नाम है, AB नाम है। टोटल डिस्टेंस इसके बीच की आपको पता है 2L मानते हैं, डाइपोल के बीच की जो टोटल डिस्टेंसेस होता है। अब यदि बात करें इस धर की तरफ, इस डायरेक्शन में यदि हम आपसे पुनः पूछें कि मान लीजिए एक डाइपोल ऐसे रखा है जिसका नाम मान लीजिए CD है। क्या नाम है इसका, CD मान लेते हैं। इसका डाइपोल का नाम क्या है, CD नाम है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये इन दोनों डाइपोलों का मिड पॉइंट है। इन दोनों डाइपोलों के बीच की जो लिस्ट डिस्टेंस है वो 2L है। अब पुनः आपसे पूछेंगे कि इसकी जो दिशा होगी किधर होगी इस डाइपोल की, तो आपका जवाब होगा माइनस से प्लस की ओर होगा, लेट सपोज इसको P2 मान लेते हैं जिसकी दिशा इधर है। क्वेश्चन में ये कहेगा कि P1 और P2 2 डाइपोल हैं आपके पास जो एक दूसरे से थीटा कोण पर क्या है, झुके हुए हैं, तो आपसे पूछेगा इन दोनों डाइपोलों का नेट डाइपोल मोमेंट पूछेगा। तो कैसा निकालेंगे, तो इसका फार्मूला होता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। यदि 2 वेक्टर क्वांटिटी आपको दी गई है और उनके बीच का एंगल आपको पता है, तो उन दोनों वेक्टर क्वांटिटियों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो होता है R बराबर √ P² + Q² + 2PQ cos ऑफ थीटा, जो कि क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे P1 और P2 का। ठीक है, और किधर होगा उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ से यदि P नेट हम आपसे पूछें 8 पॉइंट O पर, तो उसका जो फार्मूला बनेगा यहाँ से वो होगा P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos ऑफ थीटा। ये सूत्र कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो ये फार्मूले का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब 2 डाइपोल मोमेंट आपके पास दिए गए हों और वो किसी न किसी एंगल पे बेंड हों, लाइक एंगल 30 हो, 30 डिग्री हो, 60 हो, 90 हो, 45 हो, है ना, कुछ भी एंगल हो। जब एंगल दिया गया होगा तो हम क्या करेंगे, उसका नेट डाइपोल मोमेंट इस फार्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ सवालें देखते हैं। इस पे जो बेसिक सवालें हैं उसकी सहायता से हम नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं एट एनी पॉइंट। तो देखते हैं, एक सवाल देखते हैं इसी पर।
एक ऐसा डाइपोल है, कोई द्विध्रुव है, ठीक है, जो कि -q और +q आवेश से मिलके बना है, जिसका मिड पॉइंट सवाल में O है और इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो 2l है और मिड पॉइंट जो है वो कितना है, LL है। कितना है, LL है। टोटल डिस्टेंस पूछेंगे तो L है। सवाल ये कहता है कि इस डाइपोल को 90 अंश पर मोड़ के रखा जाता है। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पर इस डाइपोल को बेंड कर दिया जाता है। तो बताइए नेट डाइपोल कितना आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा। तो इसे जब 90 डिग्री पर बेंड करेंगे तो आप समझो ना, इसको 90 डिग्री पर बेंड करेंगे तो डाइपोल कैसा बनेगा, डाइपोल ऐसा ही तो बनेगा। अरे भाई, डाइपोल को जब 90 डिग्री पर बेंड करने को कह रहा है तो इसको 20 से ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हिस्सा मान लीजिए -q है, यदि ये हिस्सा -q है तो ये वाला क्या होगा, +q होगा। कितने डिग्री पर हैं, जवाब है 90 डिग्री पर हैं। अब ये जो दूरियां होगी, यदि 90 डिग्री पर डिवाइड करेगा तो ये भी L होगा और ये भी डिस्टेंस कितना होगा, L। कितना होगा, L। ये पॉइंट क्या होगा, O। पॉइंट क्या होगा, O। ये दूरी कितनी होगी, L। इधर वाली दूरी L। अब हमसे मान लीजिए पूछता है कि इसका डाइपोल मोमेंट बताइए। ये माइनस और प्लस चार्जेज आपके पास हैं तो इसके वजह से तो डाइपोल बनेगा ही। तो दिशा किधर होगी, माइनस से प्लस की, सॉरी प्लस से ऋण से धन की ओर होती है, ठीक है। दिशा किधर होती है, ऋण से धन की ओर। तो इस डायरेक्शन में यदि इसका नामकरण हम करें, मान लीजिए ये O है और इसको A कहते हैं और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, B। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, B। ये जो -q चार्ज रखा है, वहाँ पे जो चार्जेज हमारे पास है उसका नाम क्या है, -q है। इस पॉइंट का क्या नाम है, B मान लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में यानी AB डायरेक्शन में जो डाइपोल होगा वो कितना है, B to A में, BA डायरेक्शन में जो डाइपोल होगा वो कितना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, AB दिशा में जो डाइपोल होगा उसे हम वेक्टर P से दिखाएंगे। तो P बराबर हमारे पास जो सूत्र होता है वो Q × 2L होता है। यानी दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लेंगे और उनके बीच की अल्पतम दूरी चाहेगी। तो यानी हमें B से A के बीच की डिस्टेंस चाहेगी, यानी AB का वैल्यू चाहेगा। अब AB का वैल्यू कैसे आएगा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे निकाल पाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम AB का वैल्यू पूछेंगे तो आप कहेंगे सर AB डायगोनल है, यानी कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यानी OB आपका परपेंडिकुलर है, लंब है, और OA आपका बेस है, यानी आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB का था पता नहीं है, लेकिन OB तो पता है। OB कितना है, L, तो L का स्क्वायर हो जाएगा, और OA कितना है, वो भी L है, तो वो भी L का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से यदि AB हम आपसे पूछेंगे तो L स्क्वायर 2L स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर पूछा जाएगा तो 2√L स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो L√2 आ जाएगा, L√2 आ जाएगा। अब यहाँ जो L√2 आ रहा है ये A और B यानी दोनों आवेशों के बीच की ही डिस्टेंस है, इसे यहाँ पे रख देंगे तो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Q, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, और इनके बीच की जो दूरी है वो L × √2 है। यानी यहाँ से फार्मूला आएगा QL√2 या √2 × QL, √2 × QL। मात्रक नहीं भूलेंगे इसका। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा, मतलब यूनिट आ जाएगा कूलाम × मीटर, कूलाम × मीटर। तो सवाल कैसे भी आपसे ट्विस्ट करके वो पूछ सकता है, घुमा फिरा के किसी भी पॉइंट्स पे वो आपसे डाइपोल मोमेंट पूछ सकता है। उसके लिए आपको केयर क्या करने हैं, आपको देखने क्या है, आपको कुछ नहीं देखने, बस ये पता करना कि जो दो चार्जेस दिए गए रहेंगे उनका परिमाण, आप उनमें से किसी एक का परिमाण आपको ले लेना है और उनके बीच की दूरी निकालना है। मेन आपको दूरी ही निकालना है। यदि आप दूरी निकाल पाएंगे आसानी से दोनों चार्जों के बीच की, तो आप इस सवालों का जवाब चुटकियों में दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है।